सबके बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एक नया चैप्टर है इंटर में केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतकी चैप्टर है। ठीक है, रासायनिक बलगतकी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, आणविकता क्या होती है, क्रिया कितने प्रकार की, जो क्रिया की कोटि होती है वो क्या होती है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे जानते हैं सबसे पहले कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रासायनिक बलगतकी क्या है। तो रासायनिक बलगतकी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि रसायन विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें कोई भी रासायनिक क्रिया होती है, वो जो भी रासायनिक क्रिया होती है उसके वेग के बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक क्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है वो आपकी रासायनिक बलगतकी कहलाता है। ठीक है, आराम से समझेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, हमारा मोटिवेशन करते रहिए। हम आपका कंप्लीट कोर्स पढ़ाते रहेंगे, अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो और चाहे फिजिक्स का हो, वो भी वीडियो आपको अवेलेबल होगा। मैथ का आपको सीक्वेंस सीरियल से वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड होगा। तो हम बात करते हैं, मैंने बात की रासायनिक बलगतकी, अब बात करते हैं क्रिया का वेग। देखिए, जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप वाहन चलाते हैं तो वाहन में भी एक प्रकार से जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसमें भी वेग होता है, लेकिन उस वेग से ये वेग अलग टाइप का है। वो वेग होता है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ये वेग होता है मोल प्रति मीटर सेकंड में। मतलब इसमें कोई रिएक्शन कितने समय में किस स्पीड से कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रिया का वेग। अब वो गाड़ी होती थी कितने समय में कितने मीटर जाती, तो होती थी कि उस वस्तु का वेग जैसे एक स्थान से स्थानांतरी वेग कर रही है या दोलन गति कर रही है, जो भी मोशन करती थी उसका वेग अलग अलग होता रहता था। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है वो आपका क्रिया का वेग कहलाता है। जैसे मैंने कहा ए से बी कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, ए से बी, तो ए से बी से बनने में या बी से ए बनने में इकाई समय में जितना अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, इसको रिएक्टेंट अभिकारक बोलते हैं, और ये आपका प्रोडक्ट होता है उत्पाद। तो जितना भी इसकी सांद्रता में कंसंट्रेशन में जो भी इसके अंदर चेंज होगा वो आपका क्या होगा, अभिक्रिया का वेग। इससे मतलब हमारा फार्मूला बन के क्या आया कि जो क्रिया का वेग होता है वो अभिकारक अथवा उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अपान समय अंतराल। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू डेल्टा, अभिकारक या मोलर सांद्रता में परिवर्तन हमने डेल्टा एक्स से माना है और समय अंतराल को डेल्टा टी से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जहाँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, मोलर सांद्रता में परिवर्तन मतलब चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट परिवर्तन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इजीली इसको समझ सकते हैं जहाँ तक मेरा सवाल है। फिर डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पर टाइम है, समय अंतराल जो भी हमने एक समय लिया है, समय अंतराल जितने समय अंतराल पर देखना चाहते हैं उसका वे समय अंतराल है। ठीक है, तो उसको टाइम दिया हुआ है, नोट कर लीजिए इसे। फिर आगे हम बात करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जो नहीं नोट किए वीडियो को पुश करके और ज़्यादा फ्रेंड्स सब पढ़ते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब जो अभिक्रिया का वेग होता है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित हो जाता है, कि मतलब क्या अगर बढ़ा दे तो अभिक्रिया का वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभिक्रिया का, तो इसमें लिख लो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये चीज़ आप कापी पेन लेके साथ बैठिए तो अच्छे से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक मैं बहुत ही आसान भाषा में लिखवाऊंगा जिससे आपको आसानी में समझ में आ जाए, करने वाले कारक। ठीक है, तो कारक काफ़ी कारक हैं, जरा समझ लीजिए, 3-4 कारक मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 सांद्रता। तो सांद्रता जो होती है वो क्रिया के वेग को प्रभावित करती है। वो भी किस प्रकार प्रभावित करती है, अगर आप मान लो कोई अभिक्रिया ए से बी हो रही है, ठीक है, आप चाहते हैं कि ए से बी थोड़ा जल्दी बने, मतलब अभिक्रिया क्या हो, तेज हो, तो ऐसा होने के लिए आपको ए की सांद्रता बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ए की सांद्रता जितना ज्यादा रखेंगे उतनी स्पीड में बी बनेगा। अगर आप बी की सांद्रता का मतलब होता है ली गई मात्रा, अगर आप कम मात्रा में लेंगे तो धीरे धीरे उसका प्रिपरेशन होगा, अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में लेंगे तो जल्दी से तैयारी हो जाएगी, यानी जल्दी तैयार हो जाएगा। तो जब जल्दी तैयार होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा,
फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट होगा। जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतनी ज़्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। तो इसमें लिख दीजिए कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ क्यों जाता है, ये भी मैंने बता दिया है। क्योंकि जब ज़्यादा होगी मात्रा, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो उत्पाद भी ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। क्योंकि कम मात्रा में जल्दी वह नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए अभिकारक अणु ज़्यादा चाहिए। तो जब ज़्यादा अभिकारक होंगे तो जल्दी टक्कर होगी, ज़्यादा टक्कर होगा तो जल्दी स्पीड उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है। नंबर 2 बात करते हैं ताप का प्रभाव। तो जब ताप का प्रभाव की बात करेंगे, जब ताप का जब प्रभाव की बात करते हैं तो ताप में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बिना टेम्परेचर की नहीं होती। मतलब जब तक आप उसको इजीली, कुछ बहुत रिएक्शन हो जाती है नेचुरली, केवल मिलाद हो जाती है, लेकिन बहुत सी रिएक्शन है जिन्हें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो आप जितने ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे, जितने ज़्यादा ताप रखेंगे, वो उतनी स्पीड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्योंकि ताप बढ़ाने से जो विकारक अणु होते हैं वो आपस में टक्कर स्पीड में करेंगे, और जब टक्कर स्पीड में करेंगे, जैसे आप चाय घर पर बनाते हैं, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखें, जब आप चाय बनाते हैं अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखें तो आपकी चाय जल्दी बन जाती है। और अगर आप धीमी आंच रखें तो चाय बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, या जो खाना बना रहे हैं उसमें टाइम लग जाता है। बात आपको क्लियरिटी समझ में आ रही होगी कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि आप अपने घर पे ही प्रैक्टिकल कर लीजिए। आप जल्दी चाय, आप हाई वोल्टेज पर अगर चाय बनाइए, हाई लो पर बनाइए चाय, तो तुरंत बन जाएगी चाय। अगर आप धीमी आंच पर बनाए तो टाइम लगेगी। तो ये भी कह सकते हो ताप का प्रभाव। तो सेम ऐसे लिख सकते हो कि अभिकारक की, ये कह सकते हो कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, या अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। मैंने बता दिया क्यों बढ़ जाता है, वेग भी बढ़ जाता है। इसका कारण मैंने समझा दिया, दिमाग में बैठा लीजिए, बढ़ जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। सीक्वेंस से आपको पूरा चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरा प्रयास करेंगे। ये नोट कर लीजिए कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो होता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अभिक्रिया का वेग के बाद, ताप के बाद बात करते हैं अभिकारक की प्रकृति। फिर बात करते हैं अभिकारक की प्रकृति। तो अभिकारक की प्रकृति क्या होती है। अब जैसे सुनिए आप लोग, कुछ अभिकारक होते हैं जो जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो जो अभिकारक इजीली पार्टिसिपेट करे वो इजीली प्रोडक्ट बनाएगा, और जो आसानी से भाग ना ले पाए वो आसानी से उत्पाद नहीं बना पाएगा। ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर अभिकारक ऐसा हुआ जो भाग रिएक्शन करना ही नहीं चाहता, मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो जो पढ़ना नहीं चाहता, जो पढ़ना नहीं चाहता, जो पढ़ना नहीं चाहता, वो आगे लाइफ में क्या करेगा। जब पढ़ना नहीं चाहता तो उत्पाद क्या बनाएगा, और जो क्रिया में भाग नहीं लेगा तो उत्पाद क्या बनाएगा। तो अभिकारक जितना ही क्रियाशील होगा, अभिक्रिया की दर उतने ही तेज होगी। तो इसमें लिख लीजिए कि अभिकारक जितना क्रियाशील होगा, जितना ही क्रियाशील होगा क्रिया की दर या क्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। क्रिया का वेग आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करिए। का वेग उतना ही अधिक होगा। वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो हमको जरूर सूचित करिए, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को इम्प्रूवमेंट कर सकें और वो आसानी से हम उसको अपनी सुधार सकें। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी प्रकार का आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं इजीली उसको आपको कंफर्म करा दूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बस लिख दीजिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके उस चीज़ का सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा।
ठीक है। तो अभिकारक की प्रकृति क्या होती है? अभिकारक जितना क्रियाशील होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। अगर ये क्रिया नहीं करने वाला होगा तो दर भी स्पीड में नहीं होगी। ठीक है। अब बात करते हैं, 3 हो गए। अब एक और चीज लिख लीजिए, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आप ही बताइए कि अगर अभिक्रिया करने वाला बड़ा पार्ट में अगर पृष्ठ क्षेत्रफल लिए है तो उसके ऊपर जुड़ने वाले अणु ज्यादा मात्रा में जुड़ पाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ एक ये अभिकारक है, कि एक अभिकारक है ये और एक अभिकारक है ये, तो इस पे मुक्त संयोजकताएं क्या होंगी? ज्यादा होंगी, है ना। इस पे मुक्त संयोजकताएं ज्यादा होंगी। जब मुक्त संयोजकताएं ज्यादा होंगी तो इसके ऊपर जुड़ने वाले यानी बड़ा घर तो ज्यादा लोग रह सकते हैं, छोटा घर तो कम लोग रह सकते हैं। तो अगर पृष्ठ क्षेत्रफल लार्ज है तो उस पे ज्यादा लोग अटैच करेंगे, मतलब जुड़ने वाले जो अणु होंगे वो आसानी से कहाँ जुड़ पाएंगे? इसमें जुड़ पाएंगे। तो इसमें आसानी से जुड़ पाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बात ये भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इसमें लिख लो कि अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। बस आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए, इसी डिफिनीशन लिखा रहे हैं, बिल्कुल किताबी नॉलेज से बिल्कुल बाहर है, सीधे सीधे समझ लो। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर मतलब जितने ज्यादा बड़ा रूम होगा उतने ज्यादा उसमें लोग रह पाएंगे, और जितने ज्यादा लोग रह पाएंगे उतनी फास्ट रिएक्शन होंगी, इतनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ये भी पॉइंट आप लोगों को मैं मान कर चलता हूँ क्लियर होगा, और आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर लिया करिए स्पीड में। बाकी समझते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, वो भी पढ़ते रहे, और लाइक सब्सक्राइब करिए। और चैनल को आप जानते हैं स्मार्ट है क्लासेज है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है। तो अगली एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, उत्प्रेरक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूर छोड़नी नहीं। अब उत्प्रेरक की बात करते हैं तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को देखो, ये चीज हमेशा याद रखना, उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते ही नहीं घटाते भी हैं। तो ये उत्प्रेरक होते क्या हैं? उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं चापलूस टाइप के, या कुछ ऐसे समाज में हुए, वो गए दूसरे के घर में आग लगा दी, आग लगा दी। अब या तो उनके घर झगड़ा होने लगा, और या कुछ लोग होते हैं गए अच्छी बात कह दी तो उनके घर में खुशी आ गई। तो यही काम उत्प्रेरक का होता है, ये कहीं जाके तो आग लगाते हैं और कहीं जाके खुशी बांटते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक उत्प्रेरक वर्धक होता है, एक उत्प्रेरक विष होता है, जो हम पृष्ठ रसायन में आसानी से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर पृष्ठ रसायन में एक बार फिर पढ़ने को मिलेगा। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, जबकि उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। अब उत्प्रेरक की मैं बात कर रहा हूँ तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित किस प्रकार करेगा? या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। अगर उत्प्रेरक वर्धक होगा तो वर्धन कर देगा, वर्धन मतलब उसकी ताकत को बढ़ा देगा। और अगर विष होगा, जहर, विष का जहर क्या करता है? इंसान को मारता है, घटाता है। तो सिमिलरली अगर उत्प्रेरक विष होगा तो कैटालिस्ट की अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? घटा देगा। तो बस इसमें लिख दो कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाता है और या तो घटाता है। बस कुछ समझते रहिए, बस अभिक्रिया को बढ़ाता है या घटाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी आसान भाषा में। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाता है या तो घटाता। अब डिपेंड करता है उत्प्रेरक कैसा है। अगर उत्प्रेरक वर्धक है, लक्ष्य लिख लो, उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया कैसे लिख लो तो ज्यादा अच्छा यही बात समझ जाओ। उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के उसी में लिख लीजिए, उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, जबकि बढ़ा देते हैं, जबकि उत्प्रेरक विष क्या करते हैं? उत्प्रेरक विष अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। कितनी सरल बात है।
अब 5 पॉइंट पर डिटेल में बात कर ली, बस पति है तो बहुत इफेक्ट डालते हैं, लेकिन आगे और बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। तो वेग स्थिरांक जैसे मान लो हमने ए से बी कोई रिएक्शन हो रही, मतलब ए है आपका अभिकारक अणु, ठीक है, अभिकारक अणु है, और बी क्या है, उत्पाद अणु। तो हमको अगर अभिक्रिया का वेग हमको पता होना चाहिए, अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है, वो अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ अभिकारक 1 है तो मैंने 1 ए लिखा, मान लो यहाँ 2 होते, मान लो इसके साथ में कोई और x मान लो आ जाता, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई में क्या आ जाता, x आ जाता, मान लो इसमें y भी जोड़ देते तो यहाँ पर क्या आ जाता, y भी इसके प्लस में आ जाता। ठीक है, तो हमने तब तक के लिए 1 के लिए माना है, तो यहाँ पास जो अभिक्रिया की सांद्रता होगी, जी सर, अभिक्रिया की सांद्रता होगी, अभिक्रिया, तो हम बात करते हैं अब ये जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर जो होती है वो एक ही जो भी अभिकारक जितने भी होंगे, अगर इसमें हमने a जोड़ y जोड़ दिया, इसलिए y की सांद्रता प्लेन में आ जाएगी, एक और जोड़ दो तो z की, मतलब तब तक के लिए हमने 1 लिया है, तो जब 1 लिया है तो 1 के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक, तो अब जब हमको पता है कोई भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है, तो अनुक्रमानुपाती अगर चिन्ह हम हटाते हैं यहाँ पास, तो यहाँ पर मान लो k कांस्टेंट आ गया, ठीक है, तो जहां पर जो k है यही अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक, दिस इज कॉल्ड वेग स्थिरांक, यही है, यही वेग स्थिरांक है अभिक्रिया का। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो क्या है, k है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नोट करते रहिए आप लोग साथ साथ में, तो ज्यादा सही रहेगा। का वेग स्थिरांक इज इक्वल टू क्या है, k, वेग स्थिरांक इज इक्वल टू k, ये चीज नोट कर लीजिए कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक यहाँ पे जो k है वो क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब हम थोड़ा वेग स्थिरांक की परिभाषा समझते हैं, कैसे क्या कैसे कही जा सकती है। वेग स्थिरांक की परिभाषा की जाए, अगर हम सांद्रता मान लो ले ले 1, ठीक, सांद्रता ले लो 1, मतलब a का मान कितना ले लो, 1 ले लो, अगर सांद्रता का मान 1 ले लिया जाए तो k बराबर यहाँ क्या आएगा, dx अपान dt आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ मत लिखो, उसके नीचे बताते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने तो अच्छे से समझ में आएगा, इसको ऐसे लिखा रहने भी फिर हम समझाते हैं कि अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी वेग स्थिरांक की, वो हम डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा फिर बात करते हैं कि आणविकता क्या होती है अभिक्रिया की, और फिर कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, कोड के बारे में बात करेंगे। ये चीज आज इसी वीडियो में बात करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। अब देखिए, जैसे ये अब इतना बिगाड़ दे, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, तो हम इसको लिख सकते हैं dx अपान dt बराबर ka, लेकिन यदि a बराबर हम क्या ले लें, 1 मोल प्रति लीटर इंटू सेकंड, ये क्रिया के वेग का मात्रक है। ठीक, अगर नहीं 1 मोल प्रति लीटर ले ले, एक सांद्रता इसी के ले ले 1 मोल प्रति लीटर ले ले सांद्रता, तो जब a बराबर 1 मोल तो dx अपान dt कितना आ जाएगा, k1 गुणे 1 आ गया है, तो k बराबर क्या आ गया, dx अपान dt। अब इसी के आधार पर हम परिभाषा देंगे इसकी वेग स्थिरांक की, तो इसके आधार पर परिभाषा क्या दोगे कि इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। देखो 1 मोल लिया मैंने, एक सांद्रता कितनी ली, 1 मोल, तो सांद्रता 1 मोल है तो डिफिनीशन बहुत आसान, कैसे लिखोगे, इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक, नॉर्मल सी परिभाषा तो लिख लो, इकाई सांद्रता मैंने इकाई ली थी, इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को, बस बहुत आसान परिभाषा, कोई रटने की नहीं है, बस इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, अगर इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया, अभिकारक की इकाई जोड़ना चाहो जोड़ लीजिए, बात अच्छी हो जाएगी, अभिकारक जुड़ जाएगा, अभिकारक की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। तो मजा आया, मजा आएगा, कुछ कोई बड़ी परिभाषा नहीं, बस अभिकारक की इकाई सांद्रता, मतलब मेरे सिद्धांतता इकाई की 1 ले ली, 1 का मतलब इकाई, तो अभिकारक की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग जो आया वही क्या होगा, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया का वेग है k बराबर अभिक्रिया का वेग जो आया वही क्या हो गया, वेग स्थिरांक हो गया। अब
क्रिया की आणविकता के बारे में हम बात करते हैं कि अब क्रिया की आणविकता क्या होती है। तो बहुत ही आसान में समझ लीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है वही क्या होती है, क्रिया की आणविकता। जैसे एग्जांपल के लिए बताओ, आप भी लोग बताइए, इसमें अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? एक। अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 2। अच्छा, इसमें आप बताइए लोगों कि इसमें कितनी है? इसमें अब क्रिया की आणविकता कितनी हो सकती है? अच्छा, आधा अणु ये है, एक अणु ये है, तो कितनी हो सकती है? 3/2 हो सकती है। अगर मान लो ये हम 2 ले लें, ये 3 ले लें, तो क्रिया की आणविकता कितनी होगी? मतलब कहने मतलब 2 मोल एक ही मात्रा, 3 मोल भी आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। तो ये बताओ, अभिकारक अणु कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं? 3 2 5, तो इसकी आणविकता कितनी हुई? 5 हुई। मान लो हम ये अणु ले लें 8, ये अणु ले लें 16, तो इनकी आणविकता कितनी हुई? 16 और 8 जोड़ दो आपस में, इसकी आणविकता कितनी हुई? 24 हुई। मान लो ये ले लिए हमने, समझ में आ रहा होगा, मान लो इसमें 3 ले लिए, ये 4 लिए, तो 4 3 7। तो अभिक्रिया की आणविकता बहुत अच्छे से समझ में आ गई। लिख लीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिया की आणविकता कहते हैं। बस इतने आप याद रखिए। ज़्यादा डिटेल में हम अभी बात करते हैं और भी कि आणविकता कितने अभिक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ आणविकता के, आणविकता के आधार पर कितनी प्रकार की हो सकती है। तो आपने ये परिभाषा नोट कर लिया, वीडियो को पुश करके। अब बात करते हैं कि क्रिया आणविकता के आधार पर क्रियाएं देखते हैं। हेडिंग कर लीजिए, आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं। आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं देख लीजिए कैसे डिटेल में समझते हैं। तो आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं, नंबर 1 कर लीजिए, एक का अणु अभिक्रिया, एक का अणु अभिक्रिया नंबर 1 डाल लीजिए, एक का अणु अभिक्रिया। तो एक का अणु अभिक्रिया आप समझ गए होंगे, जिसकी आणविकता कितनी हो? 1। इसकी आणविकता कितनी हो? 1। उसे क्या कहोगे? एक का अणु अभिक्रिया। तो इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, सीधे लिखते हैं, वह क्रिया जिसमें अभिकारक अणु की आणविकता, जिसमें अभिकारक, वह क्रिया, या सीधे से लिखिए, वह क्रिया जिसकी आणविकता, सीधे आसान, वह क्रिया जिसकी आणविकता 1 होती है, जिसकी आणविकता 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? होती है, उसे एक का अणु क्रिया कहते हैं, उसे एक का अणु क्रिया कहते हैं। ये भी चीज़ आसानी में समझ में आ गई होंगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका O2F2 ऑक्सीजन क्लोराइड है। तो ये इसकी जब आपस में ये क्रिया करके उठता है, तो ये O2 + F2 में टूटा। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा यौगिक है, तो ये पूरा यौगिक है कितना? कितने मोल है? 1 मोल है। तो इसकी आणविकता कितनी? 1 है। तो इस रिएक्शन को क्या कहोगे? अणु क्रिया। ठीक है, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी अच्छी चीज आएगी डिटेल वाली हम वहाँ पर विस्तार में बताएंगे। यहाँ पर कोई ज्यादा खास चीज है नहीं, बस एक अणु क्रिया क्या होती है? वह क्रिया इसमें आणविकता 1 होती है, इसकी आणविकता 1 होती है, उसे एक अणु क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए O2F2 चाहे जब मैं अपलोड कर। अब बात करते हैं द्विअणु क्रिया की। ठीक है, तो द्विअणु क्रिया बहुत आसान है, आपको भी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं अपने आप भी, लेकिन हम बता देते हैं क्या लिखना है। द्विअणु क्रिया, तो द्विअणु क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसकी आणविकता कितनी है? 2। वह क्रिया इसकी आणविकता, तो उसे द्विअणु क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल तो लिख में अपने आप लिख लीजिए, क्या लिखें? लिख लीजिए, वह क्रिया जिसकी आणविकता
2 होती है उसे द्विअणु प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलिए हम इसी डिटेल में जल्दबाजी तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं, त्रिअणु प्रक्रिया। मैक्सिमम 3 अणु तक पढ़ना आपको। त्रिअणु प्रक्रिया 3 ही ज्यादातर होते हैं। त्रिअणु प्रक्रिया, अच्छा इसका एग्जांपल नहीं देखे त्रिअणु प्रक्रिया का। द्विअणु प्रक्रिया का एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे H2 + I2। ठीक है, तो इसमें देखिए एक H2 अणु है, एक I2 अणु है, तो इसकी आणविकता कितनी 2 है। एग्जांपल हो गया द्विअणु प्रक्रिया। वैसे बना क्या है 2Hi। तो किसका एग्जांपल हो गया द्विअणु प्रक्रिया, मतलब H2 + I2 gives out 2Hi। तो इसकी आणविकता 1, इसकी आणविकता कितनी 1, तो 1 1 मतलब 1 मोल, तो 1 और 1 कितनी होगा 2 मोल। तो इसकी आणविकता हो गई 2, तो इसकी आणविकता 2 हो गई। तो कौन सी क्रिया हुई द्विअणु अभिक्रिया। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विअणु प्रक्रिया H2 + I2 बराबर gives out H2Hi। अब बात करते हैं त्रिअणु। तो त्रिअणु अभिक्रिया वही समझ में आ गई होगी, जरा नोट कर लीजिए, इसे भी खाली हेडिंग डालते हैं, परिभाषा लिख लीजिए त्रिअणु अभिक्रिया। त्रिअणु अभिक्रिया लिखिए वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है, वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है। इसका एग्जांपल लिख लीजिए 2NO gives out O2 केवल या 2NO2। अब ध्यान से देखिए, इसमें NO के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, 2 और 1 3, तो इसके 3 मोल हुए, यानी इसकी आणविकता कितनी हुई 3 हुई। तो इसकी आणविकता 3 हुई, तो कौन सी क्रिया हुई त्रिअणु अभिक्रिया। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोड के बारे में। अभिक्रिया की कोड के साथ अभिक्रिया की कोड और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर भी डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका चैनल का नाम देख रहे हैं स्मार्ट है क्लासेस। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।